नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10वीं के क्षितिज पाठ्य पुस्तक से कहानी पढ़ेंगे नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। और आप यहाँ पर देख रहे हैं नेताजी से तात्पर्य यहाँ पर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और यहाँ पर आप सुभाष चंद्र बोस की एक तस्वीर देख रहे हैं जिसमें वो अपनी सैनिक वर्दी के साथ में हैं और उसके साथ उनके आँखों पर चश्मा लगा हुआ है। तो और इसी तस्वीर से हम लोग ज़्यादातर परिचित हैं। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेखक का जीवन परिचय। तो स्वयं प्रकाश जी का जो जन्म है वो इंदौर में मध्य प्रदेश के हुआ है और 20 जनवरी 1947 मतलब भारत की स्वतंत्रता का वर्ष। और मृत्यु भी उनकी हाल ही में हुई है 7 दिसंबर 2019 भोपाल में। शिक्षा मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के उपरांत वे नौकरी के सिलसिले में राजस्थान में रहे और वहाँ से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर के वो भोपाल में रहते थे और वसुधा नामक पत्रिका के संपादन कार्य से जुड़े हुए थे। और उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं: सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान, छोटू उस्ताद। ये उनकी रचना 2015 में आई थी, कहानी संग्रह है। जलते जहाज पर बीच में विनय, ईंधन, ये उपन्यास हैं। और इनको कई तरह के सम्मान भी मिले हुए हैं। पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि अनेक तरह के पुरस्कार भी मिले हुए हैं। और इनकी जो रचना की विशेषता है वह मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे। स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है तो समाज में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी। कहने का तात्पर्य है कि जो समाज में जातियों को लेकर के जो भेदभाव है, एक दूसरे धर्म को लेकर के जो भेदभाव चलते हैं, या लिंग के आधार पर समाज में जो भेद होते हैं लड़के या लड़की को लेकर के, उनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई है और उनको अपने साहित्य के माध्यम से दूर करने की भी कोशिश इन्होंने की है। और आज हम पहले पढ़ेंगे इस पाठ के बारे में। तो इसमें उन्होंने देशभक्ति की बात की है कि देशभक्त कौन हो सकता है या कौन होता है। और जब हम देशभक्ति की बात करते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि सेना में जो काम करने वाले लोग हैं या सैनिक जो हैं वही देशभक्त हैं वास्तव में, और बाकी जो है हम कई बार बहुत सारे लोगों को छोड़ देते हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि ईमानदारी के साथ कोई भी काम करने वाला व्यक्ति जो होता है वो देशभक्त होता है, चाहे वो सेना में हो, चाहे हमारे इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं, या फिर एक जो है रोज़ छोटे काम करने वाले जो मजदूर वर्ग हैं वो भी जो है देशभक्त होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देश के निर्माण में वे भी अपना योगदान देते हैं। जैसे अगर हम एक उदाहरण देखें तो एक सड़क बनाने का काम जो है वो इंजीनियर से लेकर मजदूर तक करते हैं। तो अगर वहाँ से हम मजदूर को निकाल दें तो सड़क का बनना जो है वो मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि छोटे से छोटा काम करने वाला व्यक्ति भी देश की उन्नति और विकास में अपना योगदान देता है। तो पाठ के बारे में, चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों से। नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। तो इन सब से जितनी भी चीज़ें हमारे देश में हैं, नदी, पहाड़, पशु पक्षी, इन सब से प्रेम करना, इनका संरक्षण करना और इनके विकास का प्रयास करने वाला व्यक्ति जो है वो देशभक्त में आता है। नेताजी का चश्मा कहानी
कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है। अभी हम जिनको कह रहे थे कि मजदूर वर्ग, जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, जो देश के प्रति सम्मान की भावना रखते हैं, उनकी बात की जा रही है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से योगदान करते हैं, चाहे छोटा काम करके या फिर बड़ा काम करके। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। तो बड़े बुजुर्ग ही नहीं, छोटा सा बच्चा जो होता है वो भी कहीं ना कहीं अपना योगदान अपने तरीके से देता है। तो इसी की चर्चा इसमें की गई है इस कहानी में। तो आइए अब हम कहानी देखते हैं नेताजी का चश्मा। और उससे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि कहानी में मुख्य रूप से 3 पात्र हैं। एक हैं हवलदार साहब, और दूसरा जो आप तस्वीर में यहाँ पर देख रहे हैं कैप्टन, जिसको नाम दिया गया है चश्मे वाला, और एक और है पान वाला। ये 3 लोग मुख्य रूप से हैं और इन्हीं के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है। और इसमें जो मूर्ति है लगी हुई आप देख रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है, और उस पर कैप्टन वो चश्मा लगा रहा है। तो अब हम कहानी देखेंगे नेताजी का चश्मा। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। तो शब्द आया यहाँ पर है कस्बा। तो कस्बा में हम जान लेते हैं कस्बा किसे कहते हैं। तो बच्चों, आप लोग गांव से परिचित होंगे, गांव विलेज और सिटी शहर से। दोनों में जो मूलभूत अंतर होता है, गांव का जीवन स्तर अलग होता है और शहरों का जीवन स्तर अलग होता है। वहाँ पर सुख सुविधा के साधन ज़्यादा होते हैं, गांव में कम होते हैं। इन दोनों के बीच की जो स्थिति होती है वह कस्बा कहलाता है। ना तो पूर्ण गांव से अच्छा और शहर से छोटा, कहने का तात्पर्य है जो शहर बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है लेकिन पूरी तरह से शहर नहीं बन पाया है, ऐसे छोटे से शहर को जो है हम कस्बा कहते हैं। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। तो कुछ कच्चे मकान थे और कुछ पक्के मकान थे हम कह सकते हैं। और बाजार के नाम पर एक छोटा सा बाजार था, एक अकेला, जिसमें मूलभूत सुविधा के जो साधन हैं वो वहाँ पर मिल जाते थे। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर जो खुले में होता है, जहाँ पर सिर्फ स्क्रीन होती है और बैठने की व्यवस्था होती है, उसके ऊपर छत की व्यवस्था नहीं होती है, वहाँ पर जाकर के लोग फिल्म देखते हैं। एक ठो नगर पालिका भी थी। एक शब्द आया है ठो, ये स्थानीय भाषा में प्रयोग में आता है। एक नगर पालिका थी, इसका तात्पर्य है नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिए। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। तो प्रतिमा किसकी थी? संगमरमर की थी। और यहाँ पर आया उत्साही बोर्ड। होता क्या है कि जो नगर पालिका होती है उसके जो पार्षद चुने जाते हैं और जो सदस्य चुने, जो अध्यक्ष चुने जाते हैं, चेयरमैन जो होते हैं, वो उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। तो बोर्ड से मतलब है जो कमेटी बनती है, जो समिति रहती है, उसका जो कार्य, उसकी बात की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी या फिर कोई प्रशासनिक अधिकारी जो गवर्नमेंट ऑफिसर अधिकारी होता है, उसके मन में आया होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा यहाँ पर लगवाई जाए। तो जो मेन मार्केट थी उसके मेन चौराहे पर ये नेताजी की प्रतिमा लगाने का विचार किया गया। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, जो मूर्ति लगी थी उसी के बारे में कहानी है यहाँ पर, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में, बल्कि यह कहें हम उस पूरी प्रतिमा के बारे में ना होकर के उसके एक छोटे से भाग के बारे में है। जैसा हम शीर्षक से समझ रहे हैं, नेताजी का चश्मा, तात्पर्य है कि नेताजी के
कि मूर्ति की चर्चा ना होकर के यहाँ पर सिर्फ चश्मे की चर्चा की जा रही है। तो आगे हम कहानी देखते हैं जिसमें अनुमान कर रहे हैं, जो अनुमान के आधार पर यहाँ पर शुरू हो रहा है। पूरी बात तो अब पता नहीं, तात्पर्य है कि जो कुछ सुनी सुनाई बातें हैं उन्हीं के बारे में जानकारी है, लेकिन हम 100% नहीं कह सकते कि ऐसा ही हुआ था, वो गेस कर रहे हैं। लेकिन लगता है कि देश में अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ी में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय लिया गया होगा। तो कह रहे हैं कि देश में अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि मूर्ति की जो लागत थी, जो उनके पास बजट था, जो रुपए उनके पास थे जिसमें मूर्ति बनानी थी, और उसका जो अनुमान था कितना पैसा खर्च होगा, उनमें अंतर बहुत ज़्यादा रहा होगा। इस कारण से उन्होंने काफ़ी ऊहापोह सोच विचार किया होगा। ऊहापोह मतलब होता है निर्णय ना ले पाने की स्थिति। तो और फिर कलाकार जो मूर्तिकार है उससे चिट्ठी पत्री की गई होगी, बातचीत हुआ होगा, तो पता लगा होगा कि जो मूर्ति बनाने को तैयार है वो पैसा ज़्यादा ले रहा है और उनके पास जो पैसे हैं वो बहुत कम हैं। और बोर्ड की शासनावधि जो समिति थी, जो पार्षद चेयरमैन थे, उनका समय शासन की अवधि जो है वो समाप्त होने वाली थी। तो ऐसे में उनके पास ज़्यादा समय नहीं था कि और दूसरे से कांटेक्ट करते, दूसरे से संपर्क करते। इसीलिए बोर्ड ने ये निश्चय लिया कि किसी लोकल पास के ही किसी मूर्तिकार या कलाकार को ये मूर्ति बनाने का काम दे दिया जाए। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के, जो कस्बा था वहाँ का एक हाई स्कूल, वहाँ के इकलौते ड्राइंग मास्टर, जो वहाँ के आर्ट टीचर थे, मान लीजिए मोतीलाल जी, यहाँ पर मान लीजिए अनुमान कर रहे हैं, लेकिन यही बाद में ये सत्य साबित होता है कि उनका नाम मोतीलाल ही था, तो अभी ये मान रहे हैं, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। मूर्ति बनाकर पटक देने से तात्पर्य है कि वो दावा कर रहे थे या उनको विश्वास दिला रहे थे कि वो 1 महीने में किसी भी तरह से उस मूर्ति को बना देंगे, हर हाल में उस मूर्ति को बना देंगे, ऐसा वो कह रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन, तो सुंदर भी थे और मासूम भी दिख रहे थे, फौजी वर्दी में, और जो ऊपर से जो उनका फौजी ड्रेस था वो दिख रहा था। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। तो नेताजी द्वारा दिया गया जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नारा है, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली चलो, और दूसरा उनका जो प्रसिद्ध नारा है वह है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तात्पर्य है यहाँ पर कहने का कि मूर्ति देखकर इस तरह से बनी हुई थी कि मूर्ति को देखकर लगता था कि सुभाष चंद्र बोस की ही मूर्ति है, और उनके दिए गए जो नारे थे वो याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। तो जो काम कलाकार ने किया था वो अच्छा था, प्रशंसा करने के योग्य था, क्योंकि वो पहचान में आ रहे थे, मूर्ति अच्छी बनी थी। केवल एक चीज़ की एक चीज़ की कमी रह गई थी, जो देखते ही खटकती थी, जो देखने से तुरंत जो है वो बुरी लगती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। जैसा हमने आपको वही तस्वीर दिखाया था इससे पहले, जिसमें जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं उनकी आंखों पर चश्मा रहता है। जैसे जिस तस्वीर से हम लोग ज़्यादा परिचित हैं उनमें नेताजी के शरीर पर फौजी जो वर्दी है, ड्रेस है वो है, और आंखों पर चश्मा है गोल, तो चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। लेकिन कह रहे हैं
चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। मूर्ति संगमरमर की थी लेकिन चश्मा संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। तो वास्तव में जो रियल चश्मा होता है, ऐसा एक चश्मा चौड़े फ्रेम वाला वो उनको पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया मतलब ध्यान दिया। तो जब उधर से जाते थे हर 15वें दिन, वो ऑफिस के काम से जाते थे, कंपनी के काम से, तो उस कस्बे के चौराहे पर रुकते थे और वहाँ पर पान खाते थे। उनकी ये आदत थी। तो जब वो पहली बार जा रहे थे और वहाँ पर रुके पान खाने के लिए, तब उन्होंने उस मूर्ति पर ध्यान दिया और उन्होंने नोटिस किया कि इस पर जो है चश्मा वो अलग से लगा हुआ है, यह संगमरमर का नहीं है। उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई और उनके चेहरे पर एक जिज्ञासा भरी जो है मुस्कान फैल गई कि वाह क्या बात है। कहने का तात्पर्य है कि वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। आइडिया, विचार, यह विचार देखिए कितना अच्छा है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। कह रहे मूर्ति पत्थर की है लेकिन उसका जो चश्मा है वास्तव में है, रियल का है। रियल का चश्मा पहनाया गया है उसको, जो सही चश्मा होता है, बनावटी नहीं है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे। जब वो शहर छोड़कर आगे चले गए कंपनी के काम से, तब भी वो उस मूर्ति के बारे में सोच रहे थे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। तो उन्होंने अंत में यह निर्णय निकाला कि जो कुछ भी है, लेकिन यह प्रयास अच्छा है कि नेताजी की मूर्ति पर जिस चीज़ की कमी थी उस कस्बे के लोगों ने उसे पूरी कर दी है। कहने का मतलब है कि उनके मन में ये विचार आया कि इस कस्बे के लोग जो है, लोगों में जो देशभक्ति की भावना है वो कूट कूट कर भरी हुई है। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। कह रहे मूर्ति के रूप रंग या कद का नहीं होता है, हमारे अंदर उसके प्रति जो विचार या भावना होती है उसका महत्व होता है। तो मूर्ति के जो है आकार को लेकर के एक बहुत बड़ी मूर्ति है, उसका रंग कैसा है, बनावट कैसी है, इन चीज़ों का बहुत महत्व नहीं होता है। महत्व ये होता है कि उनके प्रति हमारे मन में विचार कैसे हैं। नहीं तो आजकल क्या होता है, लोग देशभक्त लोगों का मजाक बनाने में पीछे नहीं रहते हैं कई बार। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। इस बार जब दूसरी बार गए तो चश्मा बदल गया था। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा था। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा, कौतुक, जिज्ञासा, जानने की इच्छा और ज़्यादा बढ़ गई। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। जब तीसरी बार गए तो फिर चश्मा चेंज हो गया था, बदल गया था। हालदार साहब की आदत पड़ गई। अब हालदार साहब की आदत हो गई थी, हैबिट में आ गया उनकी। क्यों, जब वो घर से निकलते उस रास्ते के लिए, तब उनके मन में तुरंत आता कि आज चौराहे पर चलेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि मूर्ति पर किस तरह का चश्मा लगा होगा। हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना, तो ये अब उनकी आदत में आ गया था कि चौराहे पर रुकते थे, पान खाते थे और मूर्ति को देखते थे कि चश्मा किस तरह का लगा हुआ है। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया। तो एक बार जब कौतूहल जानने की इच्छा जो उनके मन में थी, जब वह दुर्दमनीय, जिसको दबाना कठिन हो गया, दुर्दमनीय का अर्थ होता है दुर्दमनीय, जिसको दबाना कठिन हो, अब उनके मन में जो जिज्ञासा थी उस मूर्ति के चश्मे के बारे में वो जानना चाहते थे। जब वो अब उनके मन पर उनका अधिकार जो कंट्रोल वो नहीं रह गया, मतलब वो तो उन्होंने उसी पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था, भरा हुआ था। पान वाला खुद भी बहुत पान खाता था।
वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। खुश मिजाज, हंसते रहने वाला, खुश रहने वाला। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, थिरकना, हिलना। उसकी तोंद जो है जब हंसने लगा तो उसका जो पेट है वो काफ़ी बड़ा था और वो हिलने लगा। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। बत्ती सी दांत, उसके पान खाने दांत जो है वो लाल काले हो गए थे और उसको दिखा करके हंसता हुआ वो बोला कि कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। पान वाले ने हवलदार साहब को बताया कि कैप्टन चश्मे वाला चश्मा चेंज कर देता है नेताजी की मूर्ति का। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। हवलदार साहब को अब भी समझ में नहीं आ रहा था कि जब चश्मा एक लग जाता है तो उसे वो बदल क्यों देता है। तो पान वाले ने बताया, कोई ग्राहक आ गया समझो। पान वाले ने बताया कि मानो कि कोई ग्राहक आ गया, उसको चौड़े चौखट चाहिए, उसको जो मूर्ति पर लगा हुआ है चश्मा वही चाहिए। तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो कैप्टन कहाँ से लेकर आएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। फिर क्या करता है, वह मूर्ति पर जो चश्मा लगा होता है उसे निकालकर उस ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर दूसरा चश्मा फिट कर देता है, लगा देता है। ये उसने बताया हवलदार साहब को कि ग्राहक के आने पर अगर मूर्ति पर लगा हुआ चश्मा जैसा ही फ्रेम चाहिए होता है किसी ग्राहक को, तो वह मूर्ति पर लगे हुए चश्मे को निकाल लेता है और वहाँ पर कोई दूसरा फ्रेम लगा देता है मूर्ति पर, और वैसा फ्रेम वह ग्राहक को दे देता है। अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आई। अब उनकी बात कुछ समझ में आई कि चश्मा क्यों बदल जाता है हर बार। अब उनको समझ में आ गया कि इसके पीछे क्या कारण है। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, बहुत दुख देती है उसको। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। यहाँ पर असुविधा मतलब तकलीफ, यहाँ पर उपसर्ग है, सुविधा मूल शब्द है। या फिर अगर हम और भी इसमें करेंगे तो हमें सु जो है वो मिल जाएगा, उपसर्ग यहाँ पर मिल जाएगा, दो उपसर्ग लगा हुआ, आ और सु, और मूल शब्द है विधा। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है, अर्थात लगा देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, दरकार मतलब मांग या आवश्यकता होती है, जैसा मूर्ति पर लगा है। अगर कोई ग्राहक आता है और उसको वैसा ही फ्रेम चाहिए जैसा मूर्ति पर लगा हुआ, नेताजी की मूर्ति पर उसको वैसा ही चाहिए, तो कैप्टन, तो यहाँ पर हम देख लेंगे ये पान वाला, और लास्ट में अभी हम देखेंगे ये जो हम फोटो देख रहे हैं दूसरा वाला, ये वाला, इसमें ये इसे जो है सरकंडा बोलते हैं, सरपत भी कहीं कहीं बोलते हैं। और इसकी जो डंडी होती है उसका प्रयोग कई बार फर्नीचर बनाने में भी होता है और बच्चे खेलने में भी प्रयोग में लाते हैं, तो इसे सरपत बोलते हैं। एक घास होती है सरपत, जो जंगलों में या फिर खेत के किनारे किनारे, सड़क के किनारे किनारे पाई जाती है। इसमें फूल आते हैं और ये नवंबर दिसंबर के टाइम में, अक्टूबर नवंबर में, तो उसी घास की चर्चा आगे की गई है। तो ये पान वाला है और ये फोटो आप देख रहे हैं सरपत का, जिसे सरकंडा कहा गया है इस लेसन में। आगे देखते हैं। कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। तो जो नेताजी की मूर्ति पर जो चश्मा लगा होता है वो फ्रेम निकाल लेता है, उस ग्राहक को दे देता है और वहाँ पर एक दूसरा फ्रेम वो लगा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई
एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? तो उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर वास्तव में ओरिजिनल जो रियल का जो चश्मा पहले लगा हुआ था मूर्ति के साथ का, वो वाला चश्मा क्या हुआ? उन्होंने पूछा हवलदार साहब ने। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। कहने का तात्पर्य है वो खा चुका था, क्योंकि पान वो थूक दिया था बात करने के लिए। जब तक तो कोई इन सभी बातों को सोच रहे थे तब तक पान वाले ने दूसरा पान खा लिया। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंत थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली थी। पान वाला तो इन सबको मजाक मजाक में बोल रहा है कि मास्टर बनाना भूल गया, लेकिन हवलदार साहब को ये बात दुखी करती है, आश्चर्यचकित भी करती है और दुखी भी करती है। क्यों? क्योंकि कहने का मतलब है जो देशभक्त हैं जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं बनाया, वो इस बात से को सोच करके दुखी हैं। लेकिन यही बात जो है पान वाले के लिए एक हंसी का जो है हंसी की बात होती है। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। अब उनकी बात जो पहले उन्होंने कहा था फर्स्ट पैराग्राफ में ही, फर्स्ट पेज के में, कि मान लीजिए मोतीलाल जी, तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो ड्राइंग मास्टर थे उनका नाम क्या था, या फिर मूर्ति को किसने बनाए थे, तो मोतीलाल जी ही हैं। वो कस्बे के हाई स्कूल के अध्यापक थे, ये भी पता है पहले ही। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। उन्होंने कहा था कि एक महीने में वो मूर्ति बना देंगे, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर के पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। तो उन्होंने सोचा होगा पारदर्शी आर पार एक तरफ से दूसरी तरफ दिखाई दे, पत्थर का ऐसा चश्मा कैसे बनाया जाए, जैसे कांच वाला ग्लास का जो होता है वो उसमें आर पार दिखता है, लेकिन संगमरमर जो होता है मार्बल, उससे कैसे बनाया जाए, ये समझ नहीं आ रहा होगा उनको, डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे कांच का बना दिया जाए या मार्बल का बनाया जाए। या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा। उन्होंने ट्राई किया होगा कि मार्बल से ही बना दिया जाए, जो संगमरमर होता है उसी से चश्मा बना दिया जाए। तो उन्होंने कोशिश भी किया होगा, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए होंगे। या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या फिर वो बनाने की उन्होंने कोशिश की होगी, उन्होंने सोचा होगा कि और भी अच्छा बनाया जाए, और भी अच्छा बनाया जाए, और इस चक्कर में क्या होगा चश्मा टूट गया होगा। तो समय भी गया, नुकसान भी हुआ। एक महीने में उनको मूर्ति देनी थी, इसलिए शायद उन्होंने उस समय चश्मा नहीं लगाया। या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, इन सब बातों को सोचने की हो सकता है कि अलग से चश्मा बनाया गया हो पत्थर का, उस पर लगा दिया गया हो और बाद में वो निकल गया हो या किसी ने निकाल लिया हो। इस तरह की संभावनाओं को अपने मन में वो सोच रहे हैं हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। यह सब कुछ उनको बहुत ही विस्मित करने वाला, आश्चर्यचकित करने वाला लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। सामने नतमस्तक होना मतलब सिर झुकाना। उन्होंने उसकी देशभक्ति के सम्मान में अपने सर जो है झुका लिए और फिर वो अपने जीप की तरफ चले गए। फिर रुके, पीछे मुड़े। कुछ बातें उनको अचानक फिर याद आ गईं और अचानक वो जीप में जाते जाते वो रुक गए, बैठते बैठते वो रुक गए। पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है? फिर जाकर पान वाले से पूछा कि क्या कैप्टन जो चश्मा लगाता है नेताजी की मूर्ति पर, यह उनका दोस्त है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही, या फिर जो
आज़ाद हिंद फौज थी जिसकी स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने की थी, तो क्या उसका कोई सिपाही था पहले का उनसे जुड़ा हुआ, तो वो जानना चाहते थे। लेकिन पान वाला क्योंकि फिर पान खाने जा रहा था, पान वाला नया पान खा रहा था, पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोक कर मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। अब यहाँ पर पान वाले की बात को देखिए क्या कह रहा है, नहीं साहब वो लंगड़ा है, क्या जाएगा फौज। एक कहने का मतलब जो कैप्टन चश्मे वाला है वो लंगड़ा आदमी है, और फिर उसका वो अपमान कर रहा है, कह रहा है पागल है, वो पागल है कह रहा है, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर एक तरह से उसका मजाक उड़ा रहा है कि देखो आ रहा है, आप उससे बात कर लो और हो सके तो इसकी कहीं फ़ोटो छपवा दो कि ये इस तरह के काम करता है। तो उस पर एक तरह से वो उसका मजाक बना रहा है। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। पान वाला जो है वो कैप्टन का मजाक उड़ा रहा है, चश्मे वाले का मजाक उड़ा रहा है। हालदार साहब को ये बात अच्छी नहीं लगती। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए, और जब पीछे मुड़कर उन्होंने देखा वो चश्मे वाले को, अवाक रह गए मतलब वो कुछ बोल ही नहीं पाए। कहने का मतलब स्तब्ध रह गए, हैरान रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था। तो उन्होंने देखा कि जिसको कैप्टन कहते थे वो तो बहुत ही बूढ़ा आदमी है, मरियल सा बहुत कमज़ोर है शारीरिक रूप से, सिर पर गांधी टोपी पहनता है, आंखों पर एक काला चश्मा पहने हुए, हाथ में एक संदूकची छोटा सा संदूक बॉक्स रखा लिया हुआ है, दूसरे हाथ में एक बांस की डंडी से टंगे हुए कुछ चश्मे और चश्मे के फ्रेम हैं। वो एक गली से आ रहा है और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था, और वो एक जो दुकान थी बंद थी उसी के सामने वो उस चश्मे के जो फ्रेम लगे हुए जो बांस की डंडी थी उसको टिका रहा था, मतलब वहाँ आराम करने की कोशिश कर रहा था कि वो आराम कर ले थोड़ा। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं। अब हवलदार साहब को समझ में आया कि ये तो बहुत ही गरीब है, इसके पास तो अपनी खुद की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। फेरी लगाना, सामान को घूम घूम कर बेचना, उसके पास अपनी दुकान नहीं है कि दुकान खोल के वहाँ पे बैठा रहे। होता क्या है कि वो अपने सामान को लेकर के शहर की गली गली में घूमता है। फेरी लगाना आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके घर के आसपास कई बार सब्जी वाले घूमते घूमते आते हैं सब्जी बेचने या दूसरे और सामान, कपड़े होते हैं, बर्तन होते हैं, इस तरह के सामान बेचने आ जाते हैं, और उन्हें कहते हैं फेरी लगाकर बेचना। अपने सामान को गलियों में घूम घूम कर या शहर में घूम घूम कर बेचने वाले को फेरी लगाने वाला कहते हैं। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये मतलब इतना गरीब है और फिर ये चश्मे लगाता है। वो बहुत सारी बातें सोच रहे हैं, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। फिर उनके मन में आया कि फिर अगर इतना कमज़ोर है, ये बूढ़ा भी है, तो इसे लोग कैप्टन क्यों कहते हैं, क्यों क्या यही इसका वास्तविक नाम है। फिर ये भी जानना चाहते थे कि क्या वास्तव में इसका नाम यही है, सही में इसका नाम यही है, कैप्टन ही नाम है इसका। ये उनके मन में प्रश्न था। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। तो पान वाले ने उन्हें पहले कह दिया था कि अब कैप्टन के बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। शायद इसीलिए वो अपने मन में आने वाले प्रश्नों को फिर पान वाले से नहीं पूछ पाते हैं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, और ड्राइवर बहुत देर से खड़ा हुआ था, इसलिए उसको भी अच्छा नहीं लग रहा था। काम भी था, कंपनी का काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए, और इसीलिए हालदार साहब जीप में बैठे और चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे।
कभी गोल चश्मा, कभी चौकोर, कभी काला, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा जरूर होता। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए। धूल भरी सड़क पर बहुत धूल होती थी, रास्ता अच्छा नहीं था, लेकिन हवलदार साहब को उस रास्ते पर जाना जो है अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि वो मूर्ति पर जो चश्मा बदलता था वो उनको आकर्षित करता था, अट्रैक्ट करता था, और जब भी जाते हर बार उनको अलग अलग तरह के चश्मे मिलते थे। कभी लाल, कभी काला, कभी धूप वाला चश्मा, कभी बड़े बड़े शीशे वाला ग्लास वाले चश्मे मिलते थे, कभी फ्रेम जो है गोल रहता, कभी चौकोर रहता। इस तरह के चश्मा वो हर बार देखते थे और वो चश्मा बदला होता था। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था और बार बार देखते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ, एक बार हो गए, उन्होंने देखा कि मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं है और किसी भी तरह का कोई चश्मा नहीं है। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी और उस दिन उन्होंने नोटिस किया, क्योंकि वो जब भी जाते उस दुकान पर पान जरूर खाते थे चौराहे पर खड़े होकर। तो वो गए तो उन्होंने देखा मूर्ति पर चश्मा भी नहीं है और पान की दुकान भी बंद है। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं और बहुत सारी दुकानें, मैक्सिमम दुकानें उस चौराहे की बंद थीं उस दिन। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम फिर गए तो फिर उन्होंने देखा कि मूर्ति पर फिर चश्मा नहीं है। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा। चौराहे पर तो रुके, फिर उन्होंने पान खाई और उस पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। तो उसने बताया कि कैप्टन की मृत्यु हो गई। लेकिन अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंख को पोंछता हुआ बोला। ये पान वाला वही है जो अब तक कैप्टन का मजाक उड़ाता था। कहने का तात्पर्य है कि हमारे बीच ऐसे देशभक्त जो होते हैं, कई बार क्या होता है कि हम उनका अपमान, जाने अनजाने में अपमान करते हैं और जितना उनको सम्मान मिलना चाहिए होता नहीं दे पाते हैं। जब वो हमारे बीच नहीं होते हैं तब लगता है कि उन्होंने कितने अच्छे काम वो कर रहे थे। तो उसका एहसास अब यहाँ पर पान वाले को हो रहा है या हो गया है। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, कुछ क्षण चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए, चले गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वाले पर भी हंसती है। कह रहे हैं कौम, समुदाय या लोगों का, तो कह रहे हैं कि वो बार बार यही सोच रहे हैं कि इस देश उस देश का क्या हो सकता है जिस देश का कोई व्यक्ति या कोई नागरिक अपना घर गृहस्थी, अपना परिवार, अपना घर, अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानी सब कुछ देश के लिए न्यौछावर कर देता है, फिर भी लोग उस पर हंसते हैं, फिर उस और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढते हैं। कहने का तात्पर्य है कि लोग बहुत ही स्वार्थी हो गए, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और वो जो देशभक्त लोग हैं वास्तव में उनका कई बार वो अपमान करते हैं। दुखी हो गए यह सोच कर कि वो 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। 15 दिन में एक बार जाते थे वो। अगली बार जब 15 दिन बाद फिर वहाँ से गए, कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठित होगी। तो उनके मन में यह विचार आया कि जो कस्बा है और वहाँ पर जो चौराहा है, हृदय स्थली, बीच का स्थान कह सकते हैं, मध्य का स्थान जो चौराहा है, बीच में, शहर के बीच में, कस्बे के बीच में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा तो अवश्य प्रतिष्ठित होगी, स्थापित होगी, लगी होगी। लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। लेकिन उनकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि 2 बार से वो देख रहे थे, चश्मा नहीं था, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और मास्टर ने बनाया नहीं, तो इसलिए तो चश्मा तो हो ही नहीं सकता। और कैप्टन की मृत्यु हो गई है, कोई लगाने वाला भी नहीं है। तो अब उनके मन में आ रहा है
कि कैप्टन मर गया है, मास्टर जी बनाना भूल गए, ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी, तो चश्मा तो होगा नहीं, लेकिन मूर्ति तो ज़रूर होगी। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पहले ही डिसाइड किया उन्होंने मन ही मन कि आज वहाँ उस चौराहे पर नहीं रुकना है, पान भी नहीं खाएंगे, और पान भी वहाँ नहीं खाना है, मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं। तो उन्होंने मन ही मन ये भी डिसाइड किया कि मूर्ति को आज देखना ही नहीं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं हवलदार साहब को भी सुभाष चंद्र बोस की बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती। सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं है, नहीं आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। ड्राइवर को भी उन्होंने बता दिया कि चौराहे पर आज रुकना नहीं है, बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, और पान कहीं आगे खा लेंगे, बाद में खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति पर अटक गई। लेकिन क्योंकि आदत थी, जब भी उधर से निकलते मूर्ति को जरूर देखते थे। ना चाहते हुए भी हवलदार साहब की नज़र मूर्ति पर पड़ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। और अचानक उनको कुछ ऐसा दिखा कि जो अभी तक ये डिसाइड कर चुके थे, निश्चित कर चुके थे कि आज उस चौराहे पर नहीं रुकेंगे, वो तुरंत जोर से बोले रोको। जीप स्पीड में थी, क्योंकि ड्राइवर को पहले ही बोल दिया गया था कि चौराहे पर रुकना नहीं है, इसलिए वो पूरी स्पीड के साथ, तेज़ी के साथ जीप को आगे बढ़ा रहा था। अचानक उन्होंने रोकने की बात कही। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जो आने जाने वाले लोग थे रास्ते पर, वो आश्चर्यचकित हो गए। उनको लगा कि क्या हो गया, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया जो अचानक इस तरह से जीप रुक गई। जीप रुकते ना रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके। जीप रुक भी नहीं पाई थी पूरी तरह से, वो तुरंत जीप से कूद गए, उतर गए, और तेजी के साथ जल्दी जल्दी वो मूर्ति की ओर आगे बढ़े, और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। और मूर्ति के ठीक सामने जाकर अटेंशन सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई, और एक बच्चों का बनाया हुआ छोटा चश्मा, सरकंडा, अभी हमने इसकी चर्चा की थी, आपको फोटो भी दिखाया था। एक घास होती है जिसको सरपत भी कहते हैं, और उसकी जो है सीख का प्रयोग उसमें करते हैं। तो बच्चों ने चश्मा बनाकर उस मूर्ति पर लगा दिया था। तात्पर्य यह है कि अभी उन्होंने इससे पहले कहा था कि बड़े ही नहीं, छोटे बच्चे भी जो है अपने तरह से देश की विकास में अपना अपना योगदान देते हैं, या उनके मन में भी देशभक्ति की भावना है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो आने वाली पीढ़ी है उसके मन में भी देशभक्ति की भावना है। हवलदार साहब भावुक हैं, और यह बात हवलदार साहब के मन को जो है वो द्रवित करती है कि ये एक अच्छी बात है कि आने वाली जो और जनरेशन है वह भी इन विचारों से प्रेरित है। जो देशभक्त लोग हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, वह उनका सम्मान करती है। इन सब बातों को सोच करके उनकी आंखें भर आईं खुशी से। तो ये लेसन रहा, और इसमें कुछ प्रश्नोत्तर भी हैं। जैसे सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो कैप्टन कहने का मतलब उस कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं था, ना ही आज़ाद हिंद फौज में था, लेकिन उसके मन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर के बहुत प्रबल भावना थी, देशभक्ति की भावना उसके मन में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो सम्मान करता है। बिना चश्मे की मूर्ति उसको अच्छी नहीं लगती है। वो अपने पास से चश्मा जो है मूर्ति पर लगा देता है नेताजी की। इन सब बातों के आधार पर या इसी भावना को देख करके लोग उसे कैप्टन कहते रहे होंगे, ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं। इसमें जो है दिया हुआ दूसरा प्रश्न है, हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। इसमें से प्रश्न है, हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? मायूस इसलिए हो गए थे क्योंकि 2 बार से वो आ जा रहे थे, चश्मा नहीं लगा हुआ था, और कैप्टन की मृत्यु हो गई थी, तो इसलिए वो मायूस थे कि जो है चश्मा नहीं लगा होगा, और वो देखना भी नहीं चाहते थे।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ऐसी मूर्ति जिस पर चश्मा ना हो वो खुद भी नहीं देखना चाहते थे, इसीलिए वो मायूस थे। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा उम्मीद जगाता है कि यह धरती देशभक्ति से शून्य नहीं हुई है। कैप्टन नहीं रहा तो क्या हुआ? जो दूसरे लोग हैं, जो अन्य लोग हैं, वह इन सभी दायित्वों को संभालने के लिए तैयार हैं, कहने का मतलब है। और देश के नागरिक अपने अपने ढंग से देश के निर्माण में अपना योगदान देते हैं, चाहे बड़े या फिर बच्चे। जैसा कैप्टन की मृत्यु के बाद छोटे बच्चों ने सरकंडे का बना हुआ चश्मा वहाँ पर लगा दिया था। हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? तो ये है कि हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक बात नहीं थी, ये कोई छोटी बात नहीं थी। यह बात उनके मन में आशा जगाती है, एक उम्मीद जगाती है कि कस्बे में देशभक्ति जो है वो जीवित है, देश की जो नई पीढ़ी है वो देशभक्त है। और यह सोचकर वो भावुक हो गए कि जो आने वाली जो जनरेशन है, जो अगली पीढ़ी है, उसके मन में देशभक्ति की भावना है और उसके साथ ही साथ जो स्वतंत्रता सेनानी हैं भारत के, उनको लेकर के उनके मन में सम्मान है। यह सोच करके वो भावुक हो गए थे। तीसरा प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो यहाँ पर इसका जो आशय यह है कि कैप्टन जैसे जो लोग हैं वो देश के लिए एक आशा की किरण है। वो बाकी लोगों में ये उम्मीद जगाते हैं कि हमें अपने देश के प्रति, अब देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं या देश के जो वीर सिपाही हैं, उनके लिए हमें अपने मन में सम्मान रखना चाहिए और ना ही उनका कभी मजाक उड़ाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो देश पर मर मिटने वालों का मजाक बनाते हैं, जैसे हमने अभी पान वाले को देखा। तो यहाँ पर जो कैप्टन है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा लगाता है, लेकिन लोग उसे पागल कहते हैं, सनकी कहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि लोग जो है आजकल के वो स्वार्थी हो गए हैं, और स्वार्थी व्यक्ति कभी भी देश की उन्नति में, देश के विकास में अपना योगदान नहीं दे सकता। अगर सभी लोग स्वार्थी हो जाएंगे तो हम सोच सकते हैं कि देश का भविष्य जो है वो कैसा होगा। हम कह सकते हैं कि वास्तव में कभी भी देश का हित नहीं हो सकता है। पान वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। रेखाचित्र प्रस्तुत करने का मतलब है पान वाले की विशेषता। पान वाला एक मोटा खुशमिजाज आदमी है। वह बात बात पर हंसता है, हमेशा पान खाता है। हंसते समय उसकी जो हमेशा हंसता है और उसकी जो तोंद है वो बाहर निकली हुई है, दांत उसके काले लाल हैं। ये सब लिख सकते हैं इसमें। वो कैप्टन क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की यह टिप्पणी, इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखें। तो कैप्टन के बारे में इस तरह की बातें कहना जो है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कैप्टन एक देशभक्त आदमी है। पान वाला जो है वो उसकी इस भावना का अपमान करता है, उसका मजाक उड़ाता है, बल्कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अपने पास से, क्योंकि वो बहुत धनवान भी नहीं है, अपने पास से वो मूर्ति पर एक चश्मा लगाता है हमेशा। तो हमें जो है कैप्टन का सम्मान करना चाहिए इस भावना का, लेकिन हम देखते हैं कि लोग उसका अपमान करते हैं। तो कोई व्यक्ति को महत्व, किसी भी व्यक्ति को महत्व हमें उसके रूप, सौंदर्य, सुंदरता से नहीं देना चाहिए। हमें उसकी भावना को देखना चाहिए। अगर उसकी भावना अच्छी है, देश हित में है, वह लोगों का भला करता है, हमें ऐसे व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए और उसे कभी पागल नहीं करना चाहिए। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पान वाले की यह टिप्पणी कि वह पागल है पागल, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये इसके प्रश्नोत्तर रहे। इसमें वाच्य की भी चर्चा की गई है भाषा अध्ययन में, जिसके बारे में मेरा जो वीडियो है वाच्य पर है, उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं और उस तरह से उनको परिवर्तित भी आप कर सकते हैं। वाच्य की पहचान भी उसी तरह से आप कर सकते हैं। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें
दोस्तों में शेयर करें। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।